ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज और आज हम प्रीवियस क्लास में आपसे वादा किए थे कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे और उसी क्लास को एक और बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जिसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे लेकिन मौलिक अधिकार के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको अपने अधिकार के बारे में जानना ज़रूरी है, जो फंडामेंटल राइट्स के नाम से जाना जाता है। तो आइए बिना समय गवाते स्टार्ट करते हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स क्या है। और आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट की तो हमें सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि समय समय क्लास की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, जैसे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पूर्व में यानी पहले 7 थे, लेकिन वर्तमान समय में बात करें तो मौलिक अधिकार जो है वो 6 हो गए हैं। तो 6 हुए तो कहने का मतलब कौन सा मौलिक अधिकार को हटा दिया गया है, ये सवाल हमने थंबनेल पे भी आपसे पूछे थे कि किस संशोधन के तहत में जो संपत्ति जो था उसका अधिकार व्यक्तिगत न होकर संविधान में उसको कानूनी अधिकार दे दिया गया है। तो इसकी बात करें तो ये 44वां संशोधन जो हुआ था उसमें जो संपत्ति का अधिकार जो था वो क्या कर दिया गया, कानून के तहत ले गया गया और भारत के संविधान में 300A यानी अनुच्छेद 300A में इसको शामिल कर दिया गया। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। यानी अब ये संपत्ति का अधिकार जो हुआ व्यक्तिगत रूप से समाप्त हो गया और ये कानूनी अधिकार हो गया। कब हुआ? जब संविधान में 44वां संशोधन किया गया था, तब इसको हटा के और ये संविधान के 300A यानी अनुच्छेद 300A के तहत इसमें इसको क्या कर दिया गया, कानूनी अधिकार में रख दिया गया। किसको? संपत्ति के अधिकार को। तो संपत्ति का अधिकार अब फंडामेंटल राइट से क्या हुआ, समाप्त हो गया। अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अगर इसके तथ्य की बात करें किन किन देशों से किस प्रकार के तथ्य इसमें लिए गए हैं, तो पहले जानते हैं। देखिए, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों से जुड़े तथ्य इस प्रकार हैं, यानी किस किस देश से मौलिक अधिकार के बारे में हमारे देश में इसको शामिल किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया, यानी मौलिक अधिकार का जो तथ्य है, जो उसके प्रस्ताव है, वो हमको कहाँ से लिया गया, USA से लिया गया। इसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वहाँ से इसको लिया गया है, संविधान से लिया गया है। यानी मौलिक अधिकार का जो नियम है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट बात करें तो हम बात करें 2 नंबर में, इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में यानी अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक वर्णन किया गया। सवाल पूछ लिया जाता है कि भारत के संविधान के किस में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया। जैसे आप जानते हैं भाग 3 होता है, एक हमारा भाग 1, भाग 2, भाग 3 होता है। भाग 1 हमारा जो होता है केंद्र सरकार के द्वारा होता है और भाग 2 जो हमारा होता है राज्य सरकार के द्वारा होता है। और भाग जो 3 होता है इसको हम लोग समवर्ती भी कहते हैं, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की जवाबदेही होती है, उसको हम लोग भाग 3 कहते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की जो उसको बचाना या उसके संरक्षण करने का जो नियम है वो राज्य सरकार की भी है और केंद्र सरकार की भी है। लेकिन सवाल हमसे पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है। आगे बात करें, इसमें संशोधन हो सकता है और राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। देखिए, आमतौर पर जानते हैं कि भारत के जो संविधान में अनुच्छेद 352 है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, भारत में आपातकालीन लगा सकते हैं, इसको हम लोग इमरजेंसी कहते हैं, लगा सकते हैं। जब इमरजेंसी भारत में लगती है तो सिर्फ जीवन यानी जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर बाकी जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं, आमतौर पर जैसे शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का ये तमाम जो अधिकार जो है उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो इससे निष्कर्ष में निकलता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। किसके अनुसार में, तो आर्टिकल्स 352 के अनुसार। ठीक है, इसे याद रखिए। इमरजेंसी के समय में सिर्फ आप जीवन जिंदा रहने का अधिकार आपके पास में और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप व्यक्तिगत फ्री है। ये दोनों के अलावा जितने भी मौलिक अधिकार जो हमारे बचते हैं वो सब के सब स्थगित कर दिए जाएंगे। कब? जब भारत में इमरजेंसी लागू होगा तब। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो लिया गया है, अगर हम बात करें मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संशोधन जो 1789 में हुआ था, कब हुआ था, 1789 में, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 44वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में जो हुआ था, 79 में जो हुआ था, के दौरान संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से
से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में रख दिया गया। यानी अब संपत्ति का अधिकार जो हुआ वो व्यक्तिगत नहीं होकर ये अब कानूनी हो गया। किसके अनुसार हुआ? तो संविधान में 44वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1979 में हुआ था। और इसको हटाकर कहाँ रख दिया गया है? तो अनुच्छेद 301 के तहत इसको कानूनी अधिकार हो गया, यानी कानून का कब्जा होगा संपत्ति पर। आगे बात करें तो अगर हम बात करें भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार की बात करें तो ये कितने हैं? 6 आमतौर पर जानते हैं। यानी भारतीय नागरिकों के निम्नलिखित मूल्य अधिकार है। एक हमारा जो पहला मूल्य अधिकार है जो हमारा क्या है? समानता, या जिसको हम इक्वलिटी भी कहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं समता या समानता का अधिकार, जो आपको आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इसका वर्णन किया गया है। किसका? समानता यानी इक्वलिटी जिसको हम बोलते हैं, यानी सभी धर्मों को एक साथ और एक समान नियम कानून के तहत रहने की अधिकार हमको संविधान देता है। किस आर्टिकल्स के अंतर्गत? तो 14 से लेके 18 तक देता है। ठीक है। सेकेंड हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीडम जिसको कहते हैं। ये हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक इसका वर्णन किया गया हमारे संविधान में। अगर बात करें तीसरा जो हमारा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो होता है, जहाँ पर अगर किसी के द्वारा, किसी समुदाय के द्वारा किसी को प्रताड़ित किया जाता है या किसी को कष्ट पहुँचाया जाता है तो वो क्या कर सकता है? उसके विरुद्ध आवाज़ उठा सकता है। तीसरा चौथा जो हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का सिद्धांत अधिकार है। यानी धार्मिक कहने का मतलब हुआ भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, तो सबको अपने अपने धर्म के अनुसार में जीने और अपने अपने धर्म को मानने का क्या है? अधिकार है। वो स्वतंत्र है, अपने धर्म को अपने अनुसार रीति रिवाज के अनुसार मान सकते हैं। ये संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। 5वां की बात करें तो सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार है। जैसे कि हम पहले बात किए थे कि शिक्षा के अधिकार जो अधिनियम जो हुआ उसको अब क्या कर दिएगा? फंडामेंटल राइट से जोड़ दिया जाएगा, जिसे हम कल चर्चा किए थे। तो ये हमारा 29 से लेके 30 तक, अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक हमारा सांस्कृतिक, जैसे में हमारे जो देश में बहुत विविधता देखी जाती है, सांस्कृतिक अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग पहनने जोड़ने, अलग अलग भाषा है, तो उनके अनुसार हमारा संविधान उनको संरक्षण प्रदान करता है कि वो अपने रीति रिवाज के तरह वो अपने आप को मान सके और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सके। ये उसको इख्तियार है, यानी कहने का मतलब उसको अधिकार संविधान देता है और उसके अधिकार को संविधान में निहित किया गया है। 6वां नंबर बात करें तो संवैधानिक अधिकार है, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जिसको कहते हैं। यानी सभी व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है कि वो सरकार के नीति या अपने कुछ और अत्याचार के बारे में जानने का पूरा अधिकार है। और वो अगर किसी राज्य सरकार द्वारा अगर उसको प्रताड़ित किया जा रहा है या उसके खिलाफ भेदभाव किया जा रहा है तो वो हाई कोर्ट जैसे चीज़ों पर वो अपना क्या कर सकता है? ऑब्जेक्शन डाल सकता है या कोर्ट में उसके अगेंस्ट भी केस कर सकता है। ये प्रावधान भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को दिया है। तो ये हमारा 6वां नंबर जो हमारा है, जिसको हम लोग संवैधानिक अधिकार कहते हैं, जिसका वर्णन भारत के संविधान अनुच्छेद 32 में इसका वर्णन किया गया है। अब हम एक एक करके पूरा पर बात करेंगे, आखिर समता या समानता का अधिकार है, इसमें क्या क्या वर्णन किया गया इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें समता या समानता के अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 14 जो हमारा है भारतीय संविधान का, यानी विधि, यानी उसमें जो लिखा हुआ है विधि के समक्ष, विधि का मतलब होता है कोर्ट, यानी न्यायपालिका के समक्ष। विधि का मतलब क्या होता है? न्यायपालिका के समक्ष जो होता है, क्या होता है? समक्ष। समता का अर्थ है, इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए कानून बनाए तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करे। यानी भारत सरकार एक कानून बनाए और भारत के तमाम व्यक्ति पर उस कानून को समान रूप से लागू करे। ये हमारा संविधान के और भारतीय न्यायालय, जिसको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वहाँ पर तमाम जो व्यक्ति है वो एक समान है और एक समान कानून सब पर लागू किया जाए। अगर हम बात करें अनुच्छेद 15 की बात करें, यहाँ पर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। राज्य के द्वारा धर्म, मूलभाषी, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के अनुसार क्या करना चाहिए? नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकना चाहिए। यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15 कहता है कि भारत के किसी भी व्यक्ति, जैसे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, किसी भी जाति से हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सवर्ण हो, किसी भी जाति से हो, उसको राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार उसमें क्या कर सकती है? भेदभाव नहीं कर सकती। जो भी स्कीम, जो भी योजना लागू होती है सभी पर समान रूप से लागू होगी। ये राज्य सरकार की भी दायित्व बनती है और केंद्र सरकार की भी दायित्व बनती है कि उसके अधिकारों का संरक्षण दिया जाए या उसके अधिकारों को संविधान में ऐसा अलाउ दिया गया है कि आप उसको पूरा करें। आगे बात करें अनुच्छेद 16 की बात करें, ये भी हमारा समता की बात करें तो अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता हो। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर
की समानता होगी। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर हम लोक नियुक्ति की बात करें, सरकारी नौकरी की बात करें, तो यहाँ पर भी सभी लोगों को क्या राज्य सरकार हो यहाँ पर क्या इक्वलिटी का मतलब दे, यानी समानता का अधिकार दे, यानी मतलब सभी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी सरकारी सेवा में आ सके और देश की उन्नति में भागीदारी सुनिश्चित कर सके। लेकिन अपवाद की बात किसी, आप जानते हैं कि भारत के संविधान में रिजर्वेशन जिसको आरक्षण कहते हैं वो भी दिया गया है, तो इसका भी वर्णन यहाँ पर किया गया, इसको अपवाद में डाला गया है। जैसे अनुसूचित जाति हो और अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए भारतीय संविधान में कुछ स्पेशल कैटेगरी जो बनाई गई है ये अपवाद में है, लेकिन भारतीय संविधान में सब लोग क्या है, इक्वल है। आगे बात करें अनुच्छेद 17 की बात करें तो यह हमारा अस्पृश्यता है, मतलब छुआछूत जिसको हम बोलते हैं का अंत हो, और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया। यानी आप छुआछूत दलित परिवार के लोग से लोग क्या करते हैं, छुआछूत जैसी भावना रखते हैं, तो इसमें दंडनीय अपराध भारतीय संविधान में निहित किया गया है। अनुच्छेद 18 की बात करें तो यहाँ पर क्या किया है, उपाधियों का अंत होना चाहिए, उपाधि का अंत होना चाहिए, या विधि यानी संविधान के अनुसार संविधान के समक्ष समान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगा। यानी कहने का मतलब विधि के अनुसार, और किसी भी से कोई भी लोग किसी सेना वगैरह से जुड़े हुए हैं तो उपाधि उसका हो सकता है, लेकिन आप आमतौर पर जो समाज में जो होते हैं हम किसी को बड़े उपाधि दे देते हैं, ऐसी उपाधि हम नहीं दे सकते हैं। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते। उपाधि करने का मतलब कोई उसको अवार्ड वगैरह जो मिलता है वो बिना भारत के राष्ट्रपति के अलाव के आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। कब, जब किसी दूसरे अन्य कंट्री से आपको उपाधि दिया जाए, तो ये हमारा भारतीय संविधान कहता है। सेकेंड बात करें, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता का अधिकार, और बहुत सारे लोग इस अधिकार के कारण बहुत सारे लोग क्या है, फ्री होते हैं, जिसको बोल देते हैं, जो किसी भी धर्म विशेष की ओर भी इंडिकेट कर देता है, या किसी के कहने का मतलब है किसी के अधिकार को हम लोग हनन कर देते हैं, इतना ज़्यादा स्वतंत्रता हम लोग को मिल जाती है। तो अनुच्छेद भारत के 19 की बात करें तो यहाँ पर मूल अधिकार जो संविधान में है 7 तरह की स्वतंत्रता की बात करें, यानी यहाँ पर भी स्वतंत्रता की बात करें, फ्रीडम की बात करें तो यहाँ पर 7 तरह है, लेकिन अब ये क्या है, 6 है। एक हमारा आता है बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, यानी बोलने के लिए आपको कहीं मनाही नहीं है, सरकार के खिलाफ हो या कोई भी गतिविधि जो हो रहा है जिससे आप असंतुष्ट है तो वहाँ पर आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, यानी आपको बोलने का राइट्स आपको भारतीय संविधान देती है। दूसरा आपको बताया गया शांतिपूर्वक बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की भी स्वतंत्रता, यानी कहने का मतलब बिना हथियार के आप कोई गोला बारूद वगैरह न ले, बल्कि लोगों को एकत्रित कर सकते हैं। अगर कोई भी बिल से आपको विरोध है, जैसे वर्तमान समय में बहुत सारे किसान बिल हुआ, एनआरसी वगैरह बिल सरकार द्वारा लाए गए हैं, तो उसके विरोध में हम जनसभाएं कर सकते हैं, लेकिन हाँ बिना उत्द्रीप करना, हमको उग्र रूप इख्तियार नहीं करना, बल्कि हमको हथियार का प्रदर्शन नहीं करना, ये हमारे संविधान नहीं देते। हाँ, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार हमको फ्रीडम से दिया है, यानी फंडामेंटल राइट्स है हमारा, लेकिन हाँ उग्र रूप देने का अधिकार संविधान हमको नहीं दिया है। नेक्स्ट बात करें संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ कहने का मतलब हुआ आप कमेटी बना सकते हैं, आप अपना संगठन तैयार कर सकते हैं, जिस प्रकार के भारतीय संविधान में क्या है पॉलिटिक्स पार्टी वगैरह अपना संघ बनाते हैं, तो ये हमारा भारतीय संविधान में ही निहित है। अगला बात करें तो हमारा डी में बात करें तो देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कहने का तो आप देश के किसी भी कोना में आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप फ्रीडम है, आपको कहीं भी किसी भी राज्य में आपसे भेदभाव नहीं किया जाता, ये भारतीय संविधान आपको राइट्स देती है। आगे बात करें देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता है, अपवाद में जम्मू कश्मीर, यानी कहने का मतलब हुआ भारत के आप किसी भी राज्य में रह सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ बस भी सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं। लेकिन 370 धारा हटने के पश्चात में ये चीज़ भी समाप्त होगी, आप जम्मू कश्मीर में आप रह भी सकते हैं, वहाँ पर ज़मीन भी आप ले सकते हैं, तो बस भी सकते हैं, ये चीज़ वहाँ पर समाप्त हो गया, ये पहले नहीं था, लेकिन जम्मू कश्मीर में भी आप वहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार है, अब संपत्ति का अधिकार समझ रहे, जो आप कमा रहे हैं, जो आपका जमीन जायदाद ऊपर आपका खुद का राइट, इसी को हम स्वतंत्रता का अधिकार भी कहते हैं। सेकेंड, आपका कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने के लिए स्वतंत्र, यानी कोई भी व्यापार आप कर सकते हैं ताकि आपका जीविका चले, आप अपने जीवन को यापन कर सके, तो आप किसी भी प्रकार की व्यापार आप कर सकते हैं, ये संविधान आपको राइट्स देती है। और अब बात करें इसमें नोट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेस की बात करें, मीडिया, जैसे आप जानते हैं कि लोकतंत्र के
चौथे पिलर के रूप में मीडिया को भारत में देखी जाती है। लेकिन वर्तमान में मीडिया सही रूप से काम नहीं करती, वो अलग बात है। लेकिन प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो भारतीय संविधान 19A में इसका वर्णन किया गया है कि भारत के संविधान उसको राइट्स देता है कि आप स्वतंत्र हैं और आप पक्ष और निपक्ष दोनों के साथ में आप क्या कर सकते हैं, निपक्ष पत्रकारिता कर सकते हैं। ये आपको संविधान राइट्स देता है, नहीं कि आप किसी भी सरकार के चाटुकार बन जाए या किसी भी विपक्ष के लोग पर ज़्यादा आप भारी पड़ जाए या उसके लोग ज़्यादा भारी पड़ जाए, ऐसे राइट्स आपको नहीं मिलते हैं। बल्कि आप सच और आईने दिखाने के लिए आप हमेशा रेडी रहिए और भारतीय संविधान आपको इसका अलाव भी देता है, जिसका अनुच्छेद 19A में वर्णन किया गया, यानी फ्रीडम प्रेस। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण, इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया। यहाँ पर दोषियों को भी स्वतंत्रता दिया गया। क्या क्या स्वतंत्रता दिया गया पहले जानते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा दी जा सकती है, यानी कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसके लिए आप उसको एक ही बार सजा दे सकते हैं। अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलनी है, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। यानी कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसकी सजा उस वक्त जो चल रहे वर्तमान में कानून के ही अकॉर्डिंग दिया जाएगा, न कि पूर्व में जो कानून था, यानी पहले जो कानून था या नया बनने वाले हैं उस कानून के तहत उसको सजा नहीं दी जा सकती। और एक बार जब सजा उसको मिलेगा किसी भी अपराध के लिए तो एक ही बार सजा काटेगा, नहीं बल्कि उसी अपराध के लिए डबल सजा नहीं काटेगा। सेकेंड बात करें, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति को आप ऊपर प्रेशराइज नहीं कर सकते, उस पर दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आप न्यायालय के समय यानी कोर्ट्स के नज़दीक आप क्या करें, गवाह दें। ठीक है। और अनुच्छेद बात करें 21 की बात करें तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। प्राण मतलब समझ, जान की बात करें, और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब उसको अधिकार है वो जिए या मरे, ये उसको अधिकार है। और भारतीय संविधान जो है इसको क्या करती है, संरक्षण प्रदान भी करती है। नेक्स्ट बात करें तो आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार पर कल बात किए थे हम लोग वहाँ पर इसमें राइट टू एजुकेशन के बारे में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो हम बात किए थे कि जो हमारा जो शिक्षा जो हुआ वो हमारा मूल अधिकार के रूप में हो गया, यानी फंडामेंटल राइट्स के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 21A यानी क भी कहें उसको ए कहें के तहत में राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसी ढंग से जैसे कि राज्य की विधि द्वारा क्या हो दिया गया हो, यानी कहने का मतलब निःशुल्क शिक्षा दिया गया हो। और आप जानते हैं कि ये 86वां संशोधन हुआ था, कब 2002 ईस्वी में हुआ था। कल हम बात किए थे इसके बारे में, जहाँ पर हम राइट टू एजुकेशन पर चर्चा किए थे। आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसी से लगातार आप अपडेट हो ही रहे होंगे। अनुच्छेद 22 की बात करें तो अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान। यानी कहने का मतलब आपको पुलिस अगर रिमांड पर ले लेती है किसी भी दोष से के कारण, मतलब आपने दोष नहीं किया होगा फिर भी आपको मनमाने में ही क्या कर लिया होगा, वो आपको अरेस्ट कर लिया होगा, तो फिर भी आपके पास में 3 राइट्स बनते हैं। क्या होता है कि हिरासत में लेने के कारण बताना होगा, यानी आप उससे पूछ सकते हैं कि आप हमको हिरासत किस दोष में ले रहे हैं तो आपको बताएगा। फिर आगे क्या है, 24 घंटे के अंदर में आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर में दंडाधिकारी जो आमतौर पर जो कोर्ट में बैठते हैं, यानी जो आपका अनुमंडल स्तर पर जो होता है वहाँ पर दंडाधिकारी होता है, उसके अंदर में न्यायालय होता है, फिर न्यायाधीश होता है, जिसे आप लोग जानते हैं। तो उसके समक्ष में आपको पेश करना पड़ेगा 24 घंटे के अंतराल में। उसके बाद में उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार, यानी वो जो जिस पर आरोप लगाया गया है वो अपने अकॉर्डिंग एक वकील भी रख सकता है जो उसके पक्ष को अदालत के सामने रख सके। नेक्स्ट बात करें, अगर हम बात करें तो निवारक निरोध की बात करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यानी निवारण निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को, यानी इस खंड के अनुसार किसी भी व्यक्ति को क्या है कि अपराध करने से पूर्व, यानी अपराध करने के पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। और निवारक निरोध का उद्देश्य है कि व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं बल्कि उसे अपराध करने से रोकना। यानी कहने का मतलब आपको पता चल जाए कि व्यक्ति अपराध करने जा रहा है तो उसको अपराध करने से रोकना है, बल्कि सजा नहीं देना है बल्कि उसको अपराध करने से रोकना है। ये मूल मतलब संविधान में इसको निहित किया गया है। वस्तुतः यह निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत संबंधित कार्य
कारणों से हो सकता है, जबकि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के किसी भी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब हुआ, अगर इसके अलावा भी अगर किसी प्रकार की गतिविधि करती है तब उसको क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जा सकता है। तब क्या होगा, तब जानते हैं। अगर भारतीय सरकार की बात करें तो सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक जेल में रख सकती है। अगर गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय के लिए जेल में रखा हो तो इसके लिए सलाहकार बोर्ड को प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब हुआ, ऐसे अगर अपराधी होती है तो वहाँ पर उसको 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। उसके अधिक अगर रखता है तो सलाह बोर्ड को प्रतिवेदन यानी उसको लिखित रूप देना पड़ेगा। अगर बात करें, इस प्रकार जो होगा, निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, लेकिन जिन तथ्यों को निरस्त करना है तो लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा, उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसके कारण उसकी गिरफ्तारी हुई है जो उसको सामने प्रकट करना जरूरी नहीं है। आगे बात करें, अगर निरुद्ध की बात करें तो इसमें देखिए, निरुद्ध व्यक्ति का निरोध आदेश के विरुद्ध और अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्र अवसर देना चाहिए। यानी कहने का मतलब उसको पूरा राइट्स है कि वो अभ्यावेदन कर सके, यानी अपने आप उसको क्या बोलते हैं, मतलब करने एफर्ट कर सके या अपील कर सकते हैं, ये उसको राइट्स दिया जाता है। अगर हम बात करें और इसमें हम जोड़ते हैं निवारक की बात करें तो निवारक निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियाँ, कुछ बनाई गई विधियाँ है। जिससे हम बात करें, भारतीय संविधान में निवारक निरोध अधिनियम 1950 में भारत की संसद ने 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था। इस उद्देश्य जो हुआ, इस उद्देश्य राष्ट्र के विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। यानी भारत के विरुद्ध काम न करे, यानी ऐसी गतिविधि न करे जो भारत के लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो इसके लिए पारित किया गया था। इसे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय समय पर इसका जीवन काल बढ़ाया जाता रहा। अंततः यह 31 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यानी ऐसी गतिविधि क्या हुई, 31 दिसंबर 1971 को ये समाप्त हो गया। फिर आगे बात करें, इसमें स्वतंत्रता की बात करें तो आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था इन अधिनियम 1971 यानी 44वें संवैधानिक संशोधन 1979 के तहत यानी इसके प्रतिकूल था, और इस कारण अप्रैल 1979 में यह भी समाप्त कर दिया। यानी कहने का मतलब बहुत सारे कानून बने स्वतंत्रता के लेके, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। अब विदेशी मुद्रा की बात करें, जिसको हम लोग बाहर के धन की बात करें, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोधक अधिनियम 1974 में बना था। पहले इसमें तस्करों के लिए नज़रबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया था। यानी कहने का मतलब जो विदेशी से जो तस्करी होते हैं, यानी जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर रोक लगा दिया गया था कि एक साल तक उससे व्यक्ति का नज़रबंद कर दिया, इसको कहे तो कैद कर दिया जाता था। लेकिन 1984 में क्या कर दिया, इसको बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है। अगर हम बात करें, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों को लागू किया गया था। जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून था सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया था और सभी राज्य में भारत के लागू कर दिया गया था। अब आतंकवादी की बात करें तो यहाँ पर देखिए, आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियों निरोधक कानून, जिसको डंडा निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें यह सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून था, जो 23 मई 1995 को समाप्त कर दिया गया था। इसे कानून बनाया गया था जो आतंकवादी और विध्वंसकारी जैसे गतिविधियों में क्या थे, फंसे हुए थे। बात करें इसमें पोटा की बात करें तो पोटा इसे 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया था। पोटा टाडा का ही एक रूप है, जिसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था और आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया था। यानी जो गतिविधि में शामिल होते हैं या उस गतिविधि को करने में उसकी सहायता करते हैं, उसको भी दंडित करने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया था। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 महीने से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। आप जानते हैं किसी भी व्यक्ति को 3 महीने से ज़्यादा अधिकार नहीं है पुलिस को जो आपको रिमांड पर रख सके। कब? जब आपके खिलाफ कोई एविडेंस न मिले तब। ठीक है। और पोटा के तहत गिरफ्तार व्यक्ति हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी क्या होनी चाहिए, यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 महीने के बाद ही हो सकती है। 21 सितंबर 2004 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया। यह भी कानून भारतीय संविधान ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तीसरा हमारा है शोषण के विरुद्ध आवाज़। बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर इस पर अत्याचार लोगों पर होता है, जिसके खिलाफ में लोग क्या करते हैं, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। यानी
बात करें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम यानी कहने का मतलब जो श्रम होता है मजदूरी की बात करें तो प्रतिषेध इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीद बिक्री बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर आप दुर्व्यवहार कह सकते हैं, बाल मजदूरी जैसे तमाम जो खरीद बिक्री जैसे मानव तस्करी वगैरह हुआ तो यहाँ पर सरकार क्या करती है, रोक लगा देती है, जिसका उल्लंघन करने पर आपको क्या हो सकता है, अपराध को कानूनी दंड भी दिया जा सकता है। नोट जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। अगर हम बात करें आर्टिकल्स 14 की बात करें 24 की बात करें तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। जो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखाने या कह सकते हैं उसको किसी भी नौकरी पर उसको आप नहीं रख सकते हैं। अगर ऐसा आप रखते हैं तो आप कानूनी अपराध है और आप जेल में भी जा सकते हैं। अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी जब बच्चा 14 साल का है तो आप किसी भी काम में उसको नहीं रख सकते हैं। बाल मजदूरी के अंतर्गत आप पर चार्ज किया जा सकता है। चौथा बात करें जो धार्मिक स्वतंत्रता के सिद्धांत की बात करें यानी फ्रीडम रिलीजन्स की बात करें तो अनुच्छेद 25 के तहत में अंतःकरण की और धर्म को अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता, यानी आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने स्वतंत्रता के अनुसार किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। ये भारतीय संविधान आपको क्या करती है, अलाउ करती है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। अगर बात करें भारतीय संविधान की बात करें तो 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाएं को स्थापना व पोषण करने और विधि सम्मत संपत्ति की अर्जन और स्वामित्व का प्रशासन अधिकार मिला हुआ है। यानी कहने का मतलब अपने अनुसार वो मंदिर मस्जिद का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने अनुसार वो क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर्म जो उसके अपने धर्म होते हैं उसके आधार पर वो कर सकते हैं। भारतीय संविधान उसको अलाउ करती है। ठीक है, आगे बात करें अगर हम अनुच्छेद 27 की बात करें तो राज्य के किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते जिसकी आय क्या हो, किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दिया। यानी कहने का मतलब हुआ आप किसी भी धर्म के लोगों से कर वसूल नहीं सकते हैं ताकि वो किसी भी अन्य धर्म के उन्नति में उसको खर्चा कर सके, यानी किसी के लिए कर पर बाध्य यानी टैक्स पर बाध्य नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें आर्टिकल्स 28 की बात करें तो राज्य के विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी कहने का मतलब हुआ कि पोषित किसी भी शिक्षा के संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकती। स्कूल में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा आप सरकारी स्कूल में नहीं दे सकते हैं। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी भी धर्मोपदेश को भला सुनाने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम होते तो वहाँ पर बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते। यानी अलग अलग प्रकार के धर्म के लोग से विजिट करते हैं यानी उसमें रहते हैं तो आप किसी भी विशेष धर्म के लोगों को इस काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यह भारतीय संविधान उसको अलाउ करती है। पांचवा बात करें तो सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार है, ये आमतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी जान लीजिए। तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक हितों को संरक्षण कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। यानी कहने का मतलब हुआ अल्पसंख्यक में जिसकी तादाद कम है, माइनॉरिटी की बात करें तो उसके हितों की रक्षा संविधान करती है और अल्पसंख्यक वर्ग की जो भी उसकी भाषा, लिपि होती है उसको भी सुरक्षित रखता है भारतीय संविधान। और केवल उसके भाषा, जाति के अनुसार में हम किसी भी शैक्षणिक संस्था में, सरकारी संस्था में उसको हम बाध्य नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, वो भी स्वतंत्र है और किसी विद्यालय में वो शिक्षा हासिल कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यक के लिए है जिसकी तादाद भारत में कम है। जैसे आप जानते ही हैं अल्पसंख्यक भारत में कौन है, जैसे में मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये जब जैन वगैरह है ये भारत में अल्पसंख्यक है। और बहुसंख्यक कौन है, हिंदू समाज जो है बहुसंख्यक है। जिसकी तादाद ज़्यादा उसको बहुसंख्यक कहते हैं और जिसकी तादाद कम उसको हम लोग अल्पसंख्यक कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है और कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। कहने का जो अल्पसंख्यक है वो अपने अनुसार जो उसके जो विद्यालय हैं जहाँ पर धार्मिक चीज़ पढ़ाई जाती है वो भी खोलने का अधिकार संविधान उसको देती है और अनुदान यानी जो पैसे जो होते हैं उसमें भी देने में भारतीय संविधान उसके साथ में भेदभाव नहीं करती, के साथ में अल्पसंख्यक के साथ में नहीं करती है।
छठा बात करें यहाँ पर संवैधानिक उपचार की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आ रही है। देखिए, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, यानी कहने का मतलब हुआ संवैधानिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जिन्होंने भारतीय संविधान लिखा, जिसे आप जानते हैं, और भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था तैयार होने में, और 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो इसमें क्या क्या दिया गया पहले इसको जान लेते हैं। देखिए, अगर हम अनुच्छेद की बात करें 32, जिसके तहत मौलिक अधिकारों की प्रतीत कराने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कहने का मतलब हुआ वो कोर्ट में आप अधिकार है कि कोर्ट में आप आवेदन कर सकते हैं, और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई। कहने का मतलब हुआ अगर किसी व्यक्ति पर अगर किसी प्रकार का अत्याचार होता है तो उसको ये अधिकार है कि भारत के संविधान का वो दस्तखत दे सके, उसके दरवाजे को खटखटा सके। इसमें कौन कौन सी बात की गई है इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप कि आप जो फंडामेंटल जो 6 है उस फंडामेंटल को आप बहुत बढ़िया से समझ गए होंगे। कैसा लगा क्लास, आप फीडबैक लिखना ना भूलेंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उससे आगे हम बात करेंगे। तब तक इतना ही मुझे इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।